सबको इंतज़ार था एसबीआई कब निकलेगा। तो फाइनली उसका जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एसबीआई पीओ का फुल्ली नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ चुका है। उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो कितने तारीख से कितने तारीख तक अप्लाई है। तो आप यहाँ देख रहे हैं 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक उसका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं और पेमेंट भी उसी तारीख तक ही कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ एस्पिरेंट्स जो है सोचते हैं कि अगर हमारा एसबीआई हो जाता है तो पोस्टिंग कहाँ होगा। तो पहले आपको कहता रहा हूँ ये कि ऑल इंडिया बेसिस पे ही पोस्टिंग होगा। जैसे कि आपको कहीं पे भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। जैसे कि अगर क्लरिकल में ऐसा नहीं होता है, अपने रीजन में दिया जाता है। लेकिन जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनको क्या होता है कि उनके फेवर में कुछ जाता है। जैसे कि उनको होम रीजन में दिया जाता है, लेकिन बाकी जो सब हैं उनको कहीं पे भी पोस्टिंग दिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि आपको होम रीजन में नहीं मिलेगा, फिर भी आपका पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है। फ़िलहाल उससे छोड़िए, तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें। तो पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ अप्लाई करें। उसके लिए ऑफिशियली साइट भी दिया गया है एसबीआई का। तो उसका साइट को हम देख लेते हैं, bank.sbi/careers और sbi.co.in/careers पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी दूसरे वेबसाइट पे मत जाइए, क्योंकि आजकल जो फ्रॉडिंग होता है, हैकर्स होता है, तो आपको गलती भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे दिया गया वेबसाइट पे ही आप अप्लाई कीजिए। तो अप्लाई जो करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आपका अप्लाई का तारीख है 5 से 25 तारीख तक अक्टूबर का। फिर जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा उसको भी वही तारीख के अंदर, यानी कि 5 से 25 तक में ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसका जो प्रीलिम एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड या कॉल लेटर कब आएगा। उसका पर्टिकुलर तारीख नहीं दिया गया है, डेट नहीं मेंशन किया हुआ है। फिर भी जब डेट आ जाएगा हम आपको बता देंगे। उसको फर्स्ट या सेकेंड वीक नवंबर में ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एग्ज़ाम कब होगा प्रीलिमिनरी का ऑनलाइन वाला, वो नवंबर या दिसंबर, यानी कि नवंबर लास्ट में भी हो सकता है, दिसंबर फर्स्ट वीक में भी हो सकता है। और आपको बताएंगे उसका रिजल्ट कब आएगा। उसका रिजल्ट भी वही दिसंबर में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट या सेकंड में आ जाएगा। उसका भी कॉल लेटर जो है मेन का कॉल लेटर, वो भी सेकंड या थर्ड वीक दिसंबर का वही, यानी कि देखिए कितना जल्द प्रोसेसिंग हो रहा है। वो भी सेकंड या थर्ड वीक में आपका कॉल लेटर आ जाएगा मेन एग्ज़ाम का। फिर मेन एग्ज़ाम कब होगा, वो भी दिसंबर में ही होगा। यानी कि देखिए कितना जल्दी, यानी कि दिसंबर में आपको 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी मेन या और प्रीलिम का। इसके लिए आपके पास बहुत कम समय है, तुरंत प्रिपेयर कीजिए जितना जल्द हो सके। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, उसका मेन का रिजल्ट कब आएगा, वो जनवरी में ही आ जाएगा, यानी कि 2022 जनवरी में ही आ जाएगा। इसके लिए जो भी मेन में क्वालिफाई करेंगे उनको भी फेज़ 3 यानी कि जो इंटरव्यू वगैरह है और ग्रुप डिस्कशन है उनके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो सब के लिए कि उनके पास भी टाइम नहीं है, वो सब के लिए भी बहुत कम समय है। तो आपको इसके लिए भी कम से कम देखिए कब आ जाएगा कॉल लेटर। कॉल लेटर जो है वो फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। फिर उसका इंटरव्यू कब होगा, उसका इंटरव्यू देखिए सेकेंड एंड थर्ड फरवरी में ही हो जाएगा। फाइनली देखिए बहुत कम समय में, यानी कि 1 महीना भी नहीं, 10-15 दिन में ही सब कुछ हो रहा है। फिर उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो फरवरी या मार्च में आ जाएगा। फरवरी लास्ट भी हो सकता है, मार्च भी हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि जो पीटी है एसटी एससी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो कब होगा। वो देखिए फ़िलहाल फर्स्ट वीक नवंबर में उसका पीटी का ट्रेनिंग का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और उसका पीटी ट्रेनिंग कब होगा, सेकेंड वीक नवंबर में हो जाएगा। तो हम उसके बाद देखेंगे कि जो वैकेंसी है कितना है।
तो देखिए टोटल वैकेंसी जो है 2000 है। और एससी में देखिए आप देख रहे हैं एससी में 300 है, एसटी में 150 है, देखिए एसटी में 150 है, और वो ओबीसी में कितना है हम देख लेते हैं 540। फिर ईडब्ल्यूएस जो है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उसमें 200 है। फिर जनरल में कितना आता है 810, जनरल में है 810, सब मिला के होता है 2000। फिर हम एक बात सोचें कि टोटल लगभग पिछली बारी की तरह वो भी 2000 ज़्यादा पोस्ट निकला है, तो लगभग इसके लिए बैकलॉग वैकेंसी जो है वो भी 56 है। यानी कि बैकलॉग क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पिछली बार अगर एसटी, एससी या ओबीसी का जो वैकेंसी निकला था उसका फिलअप नहीं हो सकता है, नहीं हो पाया, उसका जो वैकेंसी वो अगला रिक्रूटमेंट में आ जाता है, उसको बैकलॉग वैकेंसी कहा जाता है। इस बार भी क्या हुआ है, पिछली बार में 56 रिक्रूट नहीं हो पाया था, यानी कि बच गया था, उसको इस बार मिला के दे दिए हैं। जिसमें आप देखते हैं एससी, एसटी, ओबीसी में जैसे कि 24, 12 और 20 सब मिला के 56 वैकेंसी है। यानी कि लगभग हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सब मिला के जो 2000 से ज़्यादा वैकेंसी है, यानी कि 2056 वैकेंसी यहाँ पे है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि इतना बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सबसे बड़ा बैंक का, तो आपको अच्छी तरह से, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम आपको बता देना चाहेंगे उसका प्योरली ग्रेजुएट है। कोई भी बंदा अगर ग्रेजुएट है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी परसेंटेज या ग्रेजुएशन कुछ भी का ज़रूरत नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट पे किसी भी स्ट्रीम का बंदा अप्लाई कर सकता है, प्योरली ग्रेजुएट होना चाहिए। उससे पहले हम आपको एक बार बता देंगे, जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट है यानी कि फाइनल सेमेस्टर का है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी असुविधा नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए कंडीशन है जो कि 31/12 यानी कि 31 दिसंबर से पहले उनका फाइनल एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, और वो भी 31 से पहले। और अगर उनका क्लिक हो जाता है वो क्या करेंगे, वो जो इंटरव्यू के टाइम अपना ये सब दिखाएंगे। बात बताना चाहेंगे आपको, एग्ज़ाम में जब आप अप्लाई करते हैं उस टाइम आपको मांगता है कि आपका डेट ऑफ पासिंग आपको देना चाहिए। वो प्योरली आपको बताते हैं डेट ऑफ पासिंग क्या है। जिस दिन को आपको रिजल्ट निकलता है उसको डेट ऑफ पासिंग किया जाता है। अगर जैसे कि आपके प्रोविजनल में या मार्कशीट में दिया गया है तो सही है, उसको डाल दीजिए। अगर नहीं दिया गया है तो जिस दिन आपका रिजल्ट निकला है यानी कि वेबसाइट पे जिस दिन आपका रिजल्ट निकला है तो वही डेट को आप डेट ऑफ पासिंग में मेंशन कर दीजिए। ये ध्यान रखिए, जिस दिन आपका रिजल्ट निकला है वही दिन को आप डेट ऑफ पासिंग में दे दीजिए। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है प्रोविजनल में तो ये आप कीजिए। अगर जिन जिन का है तो ठीक है। अब देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। तो उस आपको अप्रैल 21 तक, 1 अप्रैल 21 तक आपको 21 साल से 30 साल होना चाहिए आपको। 21 से 30, वो भी 1 अप्रैल 2000 तक। तो उसके लिए रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि आप देखते हैं एसटी या एससी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए देख सकते हैं 3 साल है, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग अलग है। देखिए एसटी एससी के लिए 15 साल, और ओबीसी के लिए 13 साल, और जनरल के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल। यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सब हैं उनके लिए अलग अलग दिया गया है, और वो भी देखिए। और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं, देखेंगे
कि जो कैंडिडेट हैं तो उनको आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए और एक बात बताना चाहिए। जिनका सिविल यानी कि कोई लोन लेते हैं वो उसको पेमेंट नहीं किए हैं, डिफ़ॉल्ट हैं, उनको क्लियरली लिखा गया है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। वो अपॉइंटमेंट के लिए सही नहीं है, तो उनके लिए योग्य नहीं है वो सब। तो उसके लिए आप उसके हिसाब से आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ खास जानकारी है आपको बता दे रहे हैं। फिर ठीक है, हम आगे चलते हैं कि देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है कैसे होगा। जैसे कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कैसे होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्या होगा, उसके लिए आपको 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, वो भी 3 सेक्शन में, 3 सेक्शन में आपको देना पड़ेगा। देखिए इंग्लिश में आपको, फिर क्वांटिटेटिव में, फिर रीजनिंग में। देखिए टोटल आपको 100 मार्क का क्वेश्चन आएगा, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 है, सबका अलग अलग है। देखिए 100 क्वेश्चन है, इंग्लिश में 30 है और क्वांटिटेटिव में 35 है और रीजनिंग में 35 है। आप देख सकते हैं इसके लिए 1 घंटा है, सबके लिए 20-20 मिनट ड्यूरेशन का है और फुल मार्क भी है 100 का। तो उसके हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। फिर अब देखिए जो मेन एग्ज़ाम है उसका क्राइटेरिया कैसे होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, 1:10 रेशियो में, यानी कि जितना है रिक्रूटमेंट उसका 1:10 रेशियो में सिलेक्ट होंगे मेन के लिए, यानी कि लगभग 20,000 लोग रिक्रूट होंगे मेन के लिए। तो उसके हिसाब से आप मान के चलिए 1:10 का रेशियो है। फिर देखते हैं मेन का प्रोसीड्योर जो है वो कैसा है, मेन का प्रोसीड्योर कैसा है। उससे पहले बता दें कि आपका जो प्रीलिम में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। मेन में देखिए आपको ऑब्जेक्टिव का है और डिस्क्रिप्टिव भी है मेन में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको देना पड़ेगा, फिर डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव में क्या है। ऑब्जेक्टिव में आपका जो है 200 मार्क का है। देखिए आप ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, ये रीजनिंग है भी है और कंप्यूटर सब मिला के है, फिर डाटा एनालिसिस है, फिर जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस है और फिर जनरल इंग्लिश है। सब मिला के नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है आप यहाँ देख लीजिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आता है 155। देखिए यहाँ पे ठीक से सब मिला के 155 का क्वेश्चन आता है। फिर फुल मार्क जो है 200 का है। तो इसके लिए टाइम भी कितना दिया गया है, इसका 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट में आप सबको करना पड़ेगा। फिर उसका प्रोसीड्यूर देख लेते हैं कैसे सिलेक्शन होता है। फिर उसका डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर राइटिंग या एसे करना पड़ेगा 30 मिनट के अंदर। सब डिस्क्रिप्टिव आपको पेन लिखना पड़ेगा, लेटर राइटिंग और एसे। वो सबका फुल मार्क क्या है, उसका फुल मार्क 50 मार्क है, यानी कि 50 मार्क का भी डिस्क्रिप्टिव में है, वो भी आधा घंटा का। फिर हम देखते हैं उसका फेज़ 2 में कितना लेता है। उसमें क्या होता है, उसके में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट में अच्छा है वही उसमें सही कीजिए। जैसे कि आपका मैथ होता है, मैथ में अच्छा कर लीजिए, जीके होता है, जीके में अच्छा कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसमें क्या होगा, 1:3 में रेशियो में भी सिलेक्शन होगा। जैसे कि 2000 यानी कि लगभग 6000 स्टूडेंट को लिया जाएगा। उसके हिसाब से आप रेडी रहिए। फिर देखते हैं जो नेगेटिव मार्किंग है, पेनल्टी है, क्या आता है 1/4, यानी कि लगभग आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि आपका जो है 0.25 फुल मार्क जितना होगा, यानी कि उसका 0.25% आपका डिडक्ट होगा। इसके हिसाब से आप करते चलिए, जितना भी एक्यूरेसी है वही हिसाब से करके चलिए। फिर देखते हैं उसका जो क्या है
हम आपको बता देंगे उसका प्रोसेस जो है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा। देखिए इंटरव्यू में भी है, उसमें भी 50 मार्क है। फिर अगर जीडी भी होता है या ग्रुप एक्सरसाइज जो है उसका भी देखिए इंटरव्यू में 30 मार्क है और जीडी में भी 20 मार्क है, सब मिला के 50 मार्क, यानी कि सबको आपको मेन भी है और जीडी या इंटरव्यू भी है, उसके हिसाब से आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन कैसा होगा, देखिए फेज़ 2, यानी कि फेज़ 2 फेज़ 3 को सेपरेटली काउंट किया जाएगा। इसको जैसे कि आपका देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है फेज़ 2 का या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो भी मेरिट में काउंट किया जाएगा, यानी कि जो एसे राइटिंग का है ऑब्जेक्ट वो भी मेरिट में काउंट किया जाएगा। लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम का सही से आप वो कह रहे हैं उसका काउंट नहीं होगा। प्रिलिमिनरी का जो मार्क है उसको मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। फिर हम देखते हैं रिजल्ट किस प्रोसेस में होगा, रिजल्ट कब निकलेगा। तो ठीक है, छोड़िए, चलते हैं। जो आपको एक खास बात बताना चाहेंगे, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का कॉल लेटर को क्या करना है, आपके साथ में रखना चाहिए। वो जो एग्ज़ाम वेन्यू है जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे ये कार्ड नहीं लेंगे, उसको सिर्फ ऑथेंटिकेट करेंगे या चेक करेंगे और वहाँ का स्टाफ लगवा के छोड़ देंगे। उसको आपके साथ में रखना चाहिए। अगर आपका क्लिक हो जाता है प्रिलिमिनरी, उसको आप ये सबको आपको मेन में साथ लेना पड़ेगा। पहले क्या होता था, कॉल लेटर को ले जाते थे वहाँ पे, लेकिन अब वो वैसा नहीं हो रहा है। आपको कह दे रहे हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो कॉल लेटर है आप अपने पास रखेंगे, वो भी उनसे साइन करवा के ऑथेंटिकेट करवा के रखेंगे। ये मेन में साथ आप ले के जाएंगे। और प्रिलिमिनरी में क्या लेंगे, वही जो एडमिट कार्ड है लेंगे जाएंगे और अपना खुद का 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो वो भी लेके जाएंगे। वो ज़रूरी है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूरी है। और आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी लेके जाइए, ओरिजिनल भी और उसका एक फ़ोटोकॉपी वो भी लेके जाइए, ये मत भूलिए। और फ़ोटोकॉपी अपना फ़ोटोग्राफ ज़रूर लीजिए, नहीं तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। अपना फ़ोटो लेके जाइए। कम से कम यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, आप कम से कम अपने पास 8 कॉपी, यानी कि आपका फ़ोटो का 8 कॉपी रखिए। पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस में जो वाला आप दिए हुए हैं अपलोड करते समय वही वाला 8 कॉपी रखिए। फिर देखते हैं उसका सैलरी जो है कितना है, लगभग हम वो भी जान लेना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए आप 41,960 रुपये, यानी कि 42,000 लगभग। और डीए, एचआरए और लीज एग्रीमेंट, ये सब मेडिकल एश्योरेंस वो सब मिला के ज़्यादा भी होता है, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। फिर हम देखते हैं जॉइनिंग के टाइम। एक ख़ास बात बता दें, जिनका जॉइनिंग होता है उनको जो जॉइनिंग में खर्चा होता है सबके लिए प्रोबेशन पीरियड में, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, ये सब बैंक उठवाता है। इसके लिए उनको एक 2 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 3 साल के अंदर नौकरी छोड़ देते हैं तो उनको ये जो पैसा है बैंक को देना पड़ेगा रिजाइन के टाइम में। अगर वो 3 साल के बाद रिजाइन देते हैं तो कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर रिजाइन देते हैं तो ये जो 2 लाख का बॉन्ड किए हुए हैं उन बैंक को देना पड़ेगा। जो प्रोबेशन पीरियड है उनका है 2 साल के लिए। जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल तक है। उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, उनको स्केल 1 में पोस्टिंग दिया जाएगा 2 साल के बाद। वो मैक्सिमम पीरियड है, जो 2 साल है वो मैक्सिमम पीरियड है। उसके बाद उनको स्केल 1 में पोस्टिंग दिया जाएगा। तो उसके बाद हम चलते हैं, देखेंगे कि जो एप्लीकेशन फ़ी कितना आता है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे है 750, वो भी
जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। और बाकी जो सब एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए जीरो है, यानी कि नील है, उनके लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो बाकियों के लिए 750 है और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा। फिर देख लेते हैं नंबर ऑफ चांसेस कितना है। देखिए कितनी बार आप दे सकते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस वो देखते हैं 4 बार, और जो पीडब्ल्यूडी है जनरल और ईडब्ल्यूएस में वो दे सकते हैं 7 टाइम्स, 7 बार दे सकते हैं। फिर ओबीसी भी 7 बार दे सकते हैं। जो पीडब्ल्यूडी ओबीसी में है वो भी 7 बार दे सकते हैं। और बाकी रह गए एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी, वो सब नो रेस्ट्रिक्शन, कितनी बार भी चाहे दे सकते हैं। फिर हम देखेंगे रिक्रूटमेंट आप कैसे करेंगे। देखिए आपको स्कैन करना क्या क्या होगा। जब अप्लाई करेंगे आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन बता दे रहे हैं आपको। एक रनिंग हेड में आपको एक डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए आपको लिखना पड़ेगा आई योर नेम, नेम ऑफ द कैंडिडेट and date of birth, hereby declare that all the information submitted me in the application form is correct, true and valid. I will present all supportive documents as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression is of mine. ये लिख रनिंग हैंड में आप क्या करेंगे, एक A4 साइज पेपर में आपको लिखना पड़ेगा। A4 साइज में पेपर में लिख के उसको आप अपलोड कर दीजिए, स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। ये इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। फिर हम देखते हैं उसके लिए आपका जो है डाउनलोड, जो कॉल लेटर है, देखिए कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए कोई हार्ड कॉपी नहीं आएगा। इसको आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे के आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको और क्या मिलेगा, एक कॉल लेटर और एक अक्वेंट योरसेल्फ बुकलेट, उसको भी साथ आप लेके जाएंगे। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको सिर्फ वहाँ पे दिखाना है, वहाँ पे नहीं देना है। वो सब अपने साथ ले आइए और रखिए साथ में। और क्या क्या जो आइडेंटिटी कार्ड है आप दिखा सकते हैं, जैसे कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं हमको। आप अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड, बैंक पासबुक, अगर आपको फ़ोटोग्राफ ड्यूली साइंड है पासबुक में वो भी दिखा सकते हैं। और कोई स्कूल या कॉलेज का भी आप आई कार्ड दिखा सकते हैं। फिर एग्ज़ाम का सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आएगा, देखिए सभी का अलग अलग, मेन के लिए अलग आएगा, प्रिलिमिनरी के लिए अलग आएगा। फिर भी आपको चूज करना पड़ेगा, सभी राज्यों का अलग अलग है। फिर हम आपको दिखाते हैं जो पूरा डिटेल्स गाइडलाइन, आप देख लीजिए। अगर किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या डाउट है, हम आपको एक बार फिर बता देंगे। और हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अच्छी तरह से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में दीजिए आपका क्या प्रॉब्लम है।